कहानी का शीर्षक है विरोध। मानसी बुआ आज बहुत खुश थी। चंदेरी साड़ी और बालों में गजरा लगाए वह पूरे हवेली में चक्कर लगा रही थी। खुश होने का कारण भी था, उनके बेटे की शादी जो तय हो गई थी। शगुन का दिन आज के लिए ही निकल आया था। लड़की वाले पहुंचने वाले थे। इतने सालों के बाद घर में खुशी का मौका आया था। बुआ जिंदगी में आई अपनी अनमोल खुशी को हर पल को बांध कर रख लेना चाहती थी। पूरे मनोयोग से लड़की वालों की खातिरदारी की तैयारी में लगी हुई थी। देखते देखते 4-5 गाड़ियां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शायद मेहमान आ चुके थे। बुआ ने उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। कोई कमी ना हो जाए इसके लिए वह सहयात्रा के साथ खुद भी किचन में घुसी थी। लड़की वाले ने पकवानों को सराह कर जी भर खाया। तारीफ सुनकर बुआ खाने के अंत में अपने हाथों से बनाया गुलाब जामुन लेकर जैसे ही किचन से निकली, फूफा जी की कड़कड़ाती आवाज़ सुनकर ठिठक गई। वे बुआ को देखते ही दांत कूटते हुए बोले, तुमको अपने लोअर ग्रेड वाली आदतों से बाज नहीं आना है ना। सारे मेहमान घर की मालकिन से मिलना चाहते हैं और यहाँ ये काम वाली बाई बनकर निहाल हुए जा रही है। मेरे सारे स्टेटस को चकनाचूर करके रख दोगी क्या। उन्होंने बुआ के हाथ से गुलाब जामुन लेकर वही पटक दिया और आंख तरेर कर बोले, चुपचाप से जाकर बनारसी साड़ी पहनकर सलीके से बैठक में आओ। एक बात और, कुछ भी पटर पटर करने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें समझने में देर नहीं लगेगा कि समधन जाहिल के साथ ही साथ गवार भी है। सारे घर वाले समेत नौकर चाकर भी भौचक्के से देखते रह गए। फूफा जी की झिड़कती बात सुनकर बुआ की आंखें भर गई। हिम्मत थी नहीं कि नज़र उठाकर कुछ कहती। मन में ही कहा, ये एक मौका नहीं छोड़ते हैं मुझे बेइज्जत करने का। ना समय देखते हैं और न जगह। बुआ अपनी आंखें पोंछते हुए कमरे में चली गई। फूफा जी ने एक नौकर को बुलाया और जोर से फटकारते हुए सभी बिखरे गुलाब जामुन को उठाकर डस्टबिन में डाल देने के लिए कहा। फिर पैर पटकते हुए मेहमानों के बीच बाहर बैठक में चले गए। बुआ बनारसी साड़ी पहनकर माथे पर आंचल डाले बाहर निकली। ये बनारसी साड़ी के पीछे भी एक कथा है। बुआ जब विदा होकर ससुराल आई थी तब मैके वालों ने अपने हैसियत से ढेरों साड़ियाँ दी थी, पर उसमें बनारसी साड़ी नहीं थी। दुल्हन को साधारण चुनरी में देख बुआ के सास ससुर भड़क गए। उसी समय बुआ की सास ने फरमान जारी किया, आज से किसी तीज त्यौहार में मैके से बुआ के लिए कपड़े नहीं आएंगे और अगर औकात हो तो बनारसी साड़ी ही भेजें। हमारे खानदान की बहुएं हर एक पर्व पर बनारसी साड़ी ही पहनती हैं। बेचारे मैके वाले जितना अपना चादर था उसी में ही सिमट कर रह गए। बेटी को तीज त्यौहार में कपड़े भेजना छोड़ दिया। बेटी हजारों में सुंदर थी। सुंदरता ने ही उसे ऐसा घर वर दिलाया था, वरना उनकी हैसियत कहाँ थी जो ऐसा ससुराल ढूंढते। खैर, अब बीती हुई बातों को याद कर मन खराब करने का समय नहीं था। बुआ बैठक के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बेटे ने टोका, ओ माँ, यह क्या लुक बना रखा है दुल्हन वाली। लोग तुम्हें देखने थोड़े ना आए हैं। अब तुम मदर इन लॉ बनने जा रही हो। थोड़ा सा तो चेंज लाओ अपने आउटफिट में। बुआ बेटे की बातों पर अंदर तक झेप गई, लेकिन क्या कहती। बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा था। उससे बहस करना व्यर्थ था। बबूल के पेड़ पर आम फलने की उम्मीद करना बेकार था। बचपन से उसने यही तो देखा था, पिता के द्वारा हर बात के लिए टीका टिप्पणी करते रहना। बुआ क्या करती, वह तो पति का हुक्म मानकर यह भारी भरकम लबादा ओढ़कर मेहमानों के बीच जा रही है। दरअसल बुआ को मेहमानों से मिलवाना तो एक बहाना था। फूफा जी को तो अपना रुतबा दिखाना था। बुआ से मिलकर लड़की के पिताजी और भाई बड़े प्रसन्न हुए। लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहन जी, मेरी एक ही बेटी है जिसे मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। बुआ ने उनका हाथ थामते हुए कुछ कहना चाहा, तभी फूफा जी ने बुआ को घूर कर देखा। बेचारी बुआ ने झट से हाथ छोड़ दिया। धूमधाम से बुआ के बेटे की शादी हुई।
दुल्हन विदा होकर आ गई। वह साथ में ज़्यादा धन दौलत तो नहीं लाई, पर साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। सिमटी सकुचाई हुई जब उसने बुआ के पांव छुए तो बुआ ने उसे ऊपर उठाकर गले से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। समय 25 साल पीछे लौट गया था या फिर खुद को दोहरा रहा था। बिल्कुल सब वैसे ही हो रहा था जैसे बुआ के साथ हुआ था। अंतर बस इतना था कि बुआ को ससुराल वालों ने पराया समझा था, जबकि बुआ को बहू अपनी बेटी लग रही थी। शादी के 2 दिन बाद सारे रिश्ते नातेदार अपने अपने घरों को चले गए। फूफा जी के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया था। दूसरे ही दिन उन्होंने बुआ को कह दिया, बहू भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास से आई है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे खानदान के तौर तरीके उसे सिखाने की कोशिश करो। लड़की सुंदर थी, इसलिए हमने बेटे का ब्याह कर दिया, वरना कहाँ राजा भोज और कहाँ। बुआ ने फूफा जी के सामने हाथ जोड़कर चुप रहने के लिए कहा। उन्हें डर था कि कहीं बहू सुन ना ले। बेटा का भी तैश कम नहीं था। बहू के मायके वालों की कमी निकालने में उसे विशेष मज़ा आता था। बहू की पहली विदाई थी। बेटे ने साथ जाने से इनकार कर दिया। बुआ ने समझाने की कोशिश की तो बेटे ने कहा, पिताजी कभी तुम्हारे साथ गए थे जो मैं जाऊं इन भिखारियों के घर? बहू को गुस्सा आ गया। उसने पलट कर कहा, फिर शादी ही क्यों किया आपने, जब रिश्तों का अपमान ही करना था आपको? मैं अपने मायके का अपमान नहीं सहन करूंगी। इतना सुनते ही बेटे ने ताव में बहू पर हाथ उठा दिया। अभी वह कुछ सोचता, इससे पहले ही बुआ ने तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो कभी पत्नी पर हाथ उठाया तोड़ कर रख दूंगी, समझा? स्टेटस की दुहाई देता है, संस्कारहीन कहीं का। पहले इंसान बनना सीख, फिर पति बनना। बुआ ने नौकर को बाहर भेज ड्राइवर को बुलाया और बोली, मैं जाऊंगी अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने, और तब तक वह वापस नहीं आएगी जब तक यह उससे माफ़ी नहीं मांग लेता। बेटे को आगने आंखों से घूरते हुए कहा, तूने क्या सोचा मैं तेरे पिता का विरोध नहीं कर पाई तो तुझे भी मनमानी करने दूंगी? मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं खड़ी हूँ अपनी बहू के साथ।